हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका करियर कॉन्वेंट के यूट्यूब चैनल पर। और साथियों, आज का जो हमारा डिस्कशन का टॉपिक है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं रिसर्च प्रपोजल पर। जी हाँ, अगर आप पीएचडी, डीपीए या किसी भी रिसर्च प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो आपके लिए रिसर्च प्रपोजल को समझना बहुत ही ज़रूरी है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि बहुत से स्टूडेंट्स को पता ही नहीं कि रिसर्च प्रपोजल होता क्या है, रिसर्च प्रपोजल का स्ट्रक्चर क्या होता है और इसे पावरफुल कैसे बनाया जाता है। तो यह बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो कि स्टूडेंट्स के मन में आते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम इन्हीं सभी क्वेश्चंस का आंसर करने वाले हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि कैसे एक पावरफुल रिसर्च प्रपोजल को लिखा जाता है। तो आइए अपनी इस वीडियो को शुरू करते हैं। आइए सबसे पहले समझते हैं कि रिसर्च प्रपोजल होता क्या है। देखिए, सिंपल वर्ड्स में रिसर्च प्रपोजल एक फॉर्मल एकेडमिक डॉक्यूमेंट होता है जो कि एक्सप्लेन करता है कि आपकी रिसर्च क्या है और आपके लिए यह क्यों इम्पोर्टेंट है, और अल्टीमेटली आप इस रिसर्च को कैसे कंडक्ट करने वाले हैं। ये आपके रिसर्च प्रपोजल का ब्लूप्रिंट होता है। इस डॉक्यूमेंट को देखकर ही यूनिवर्सिटी और सुपरवाइजर डिसाइड करते हैं कि आपका रिसर्च प्रपोजल का जो आइडिया है वो कितना स्ट्रांग है। अब बात करते हैं कि रिसर्च प्रपोजल का जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है। देखिए, एक स्ट्रांग प्रपोजल में यह सारे सेक्शंस होते हैं: टाइटल, इंट्रोडक्शन, बैकग्राउंड, प्रॉब्लम स्टेटमेंट, रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स, लिटरेचर रिव्यू, रिसर्च मेथोडोलॉजी, एक्सपेक्टेड आउटकम्स और टाइमलाइन एंड रेफरेंसेस। अगर आप इन सब सेक्शंस को प्रॉपर्ली कवर करते हैं तो आपका प्रपोजल प्रोफेशनल और एकेडमिक स्टैंडर्ड का बन जाता है। कि रिसर्च प्रपोजल का जो फर्स्ट इंप्रेशन होता है वो होता है इसका टाइटल। इसीलिए जो रिसर्च प्रपोजल का टाइटल होता है वो क्लियर और स्पेसिफिक होना चाहिए, और अल्टीमेटली वो रिसर्च ओरिएंटेड होना चाहिए। टाइटल बहुत लंबा भी नहीं होना चाहिए। मैं एग्जांपल की बात करता हूं तो देखिए, अगर मैं लिखता हूं कि स्टडी ऑफ ए मैनेजमेंट, तो यह एक बैड टाइटल है। और अगर मैं लिखता हूं इम्पैक्ट ऑफ सप्लाई चेन डिजिटलाइजेशन ऑन मैन्युफैक्चरिंग एफिशिएंसी इन इंडियन ऑटोमोटिव इंडस्ट्री, तो यह एक क्लियर और स्पेसिफिक टाइटल है। यह समझना इंपॉर्टेंट है कि जो आपका रिसर्च टाइटल है उसमें जो मेन वेरिएबल्स हैं वो इंक्लूड होने चाहिए, और इसके साथ साथ इंडस्ट्री का और लोकेशन का भी जिक्र होना चाहिए। मैंने अभी जो टाइटल पढ़ा वो था इम्पैक्ट ऑफ सप्लाई चेन डिजिटलाइजेशन ऑन मैन्युफैक्चरिंग एफिशिएंसी इन इंडियन ऑटोमोटिव इंडस्ट्री। तो यहाँ पे क्लियरली वेरिएबल्स और कंटेस्ट मेंशन हो रहा है। आइए अब रिसर्च प्रपोजल में इंट्रोडक्शन या बैकग्राउंड के बारे में जान लेते हैं। देखिए, इस सेक्शंस में आपको एक्सप्लेन करना होता है कि आपका जो रिसर्च प्रपोजल है वो किस इंडस्ट्री का है, और आपको उस इंडस्ट्री का ओवरव्यू भी देना होता है। उस इंडस्ट्री में जो करंट चैलेंजेस हैं उनको बताना होता है, और आपने जो रिसर्च प्रपोजल के लिए टॉपिक सेलेक्ट किया है उसका रेलेवेंस इस इंडस्ट्री के साथ भी दिखाना होता है। अगर आप सप्लाई चेन मैनेजमेंट पर रिसर्च कर रहे हैं तो आपको एक्सप्लेन करना होगा ग्लोबल सप्लाई चेन ट्रेंड्स क्या हैं, इंडस्ट्री के चैलेंजेस क्या हैं, और रिसर्च की इम्पोर्टेंस क्या है। अगर पॉसिबल हो तो आपको डेटा और सपोर्ट्स का भी रेफरेंस अपने रिसर्च प्रपोजल में जरूर देना चाहिए। रिसर्च प्रॉब्लम का जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है वो है प्रॉब्लम स्टेटमेंट। यहाँ आपको क्लियरली बताना होता है कि आपकी एग्जैक्ट प्रॉब्लम क्या है जिस पर आपको रिसर्च करनी है, और जो आपका प्रॉब्लम स्टेटमेंट है वो स्पेसिफिक और रिसर्चेबल होना चाहिए। यहाँ पे यह भी इम्पोर्टेंट है कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट में आपको क्लियरली यह दिखाना होता है कि आपकी जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है वो किस तरह से इंडस्ट्री के साथ कनेक्ट है। एक एग्जांपल की हेल्प से इसे समझते हैं कि अगर मैं प्रॉब्लम स्टेटमेंट लिखता हूँ कि अडॉप्शन ऑफ डिजिटल सप्लाई चेन टूल्स, मैनी इंडियन मैन्युफैक्चरिंग फर्म्स स्टिल फेस ऑपरेशनल इनएफिशिएंसी, तो यह स्टेटमेंट क्लियरली इंडस्ट्री के पेन को दिखाता है और एक रिसर्च गैप को भी दिखाता है। प्रॉब्लम स्टेटमेंट लिखते समय एक इम्पॉर्टेंट यह होता है कि आपको वीक स्टेटमेंट्स को अवॉइड करना चाहिए। आइए बात करते हैं रिसर्च ऑब्जेक्टिव की। देखिए, रिसर्च का ऑब्जेक्टिव जो होता है वो बहुत ही क्लियर और मेजरेबल होना चाहिए, और यह भी इम्पॉर्टेंट होता है कि रिसर्च ऑब्जेक्टिव आपके प्रॉब्लम स्टेटमेंट के साथ अलाइंड होने चाहिए। यूजली रिसर्च प्रपोजल में 3 से 5 ऑब्जेक्टिव्स को लिया जाता है। देखिए, पिछली स्लाइड्स में हमने जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट ली थी, अगर मैं उसके रिसर्च ऑब्जेक्टिव में बात करूं तो मेरे रिसर्च ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं जैसे टू एनालाइज द इम्पैक्ट ऑफ डिजिटल सप्लाई चेन टूल्स ऑन मैन्युफैक्चरिंग एफिशिएंसीज, ऑब्जेक्टिव नंबर 1। ऑब्जेक्टिव नंबर 2 मेरा हो सकता है टू इवैल्यूएट ऑपरेशनल परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट, और ऑब्जेक्टिव 3 मेरा हो सकता है टू डेवलप अ कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क। तो इस तरह से आप देखते हैं कि जो मैंने अभी ऑब्जेक्टिव बताए हैं वो मेरी प्रॉब्लम स्टेटमेंट के साथ कनेक्ट हैं। एक इंपॉर्टेंट चीज यह है कि ऑब्जेक्टिव लिखते समय
जेनेरिक वर्ड्स जैसे स्टडी एक्सेट्रा को अवॉइड करना चाहिए। लिटरेचर रिव्यू, इस सेक्शन में आपको एग्जिस्टिंग रिसर्च स्टडीज को रिव्यू करना होता है। जनरली आपको लास्ट 5 to 7 ईयर की जो लिटरेचर्स हैं या जर्नल्स हैं उनको रिव्यू करना होता है। एग्जिस्टिंग थ्योरीज और मॉडल्स को आइडेंटिफाई करना होता है और रिसर्च गैप को हाईलाइट करना होता है। एक कॉमन मिस्टेक यह होती है कि जो स्टूडेंट्स हैं वो लिटरेचर रिव्यू में केवल समरी लिख देते हैं, जबकि उन्हें प्रीवियस के जितने भी जर्नल्स हैं या लिटरेचर है उनको क्रिटिकली रिव्यू करना चाहिए। अब बात करते हैं रिसर्च मेथोडोलॉजी की। देखिए, यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करना होता है कि जो रिसर्च है उसे आप कैसे कंडक्ट करेंगे। इसमें इंक्लूड होता है रिसर्च डिजाइन, जहाँ पे आप ये बताते हैं कि जो रिसर्च होगी वो क्वालिटेटिव होगी या क्वांटिटी होगी या मिक्स मॉडल होगा। डेटा कलेक्शन का जो मेथड है वो भी आपको बताना होता है कि डेटा कलेक्शन सर्वे के बेस पे होगा, इंटरव्यू होंगे या खाली केस स्टडी पे बात होगी। और इसी तरह से सैम्पलिंग मेथड को भी आपको यहाँ पे बताना होता है। एक इम्पॉर्टेंट रिक्वायरमेंट यह भी है कि जो डेटा एनालिसिस के टूल हैं जैसे एसपीएसएस, रिग्रेशन और एनोवा, इन चीज़ों को भी क्लियरली आपको अपनी रिसर्च मेथोडोलॉजी में मेंशन करना होता है। देखिए, यह जो सेक्शन है यह आपकी पूरी रिसर्च को एक टेक्निकल स्ट्रेंथ देता है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन माना जाता है। इस सेक्शन में बात करते हैं रिसर्च के एक्सपेक्टेड आउटकम्स पे। देखिए, आप जो भी रिसर्च करेंगे उसके कुछ आउटकम्स होंगे। ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि आपकी रिसर्च के थ्रू जो भी सॉल्यूशन निकलते हैं उसका प्रैक्टिकली कंट्रीब्यूशन इंडस्ट्री को मिलना चाहिए। सिमिलर वे में आपकी रिसर्च का थ्योरेटिकल कंट्रीब्यूशन भी लिटरेचर को मिलना चाहिए। आपकी रिसर्च के थ्रू एक स्ट्रॉन्ग फ्रेमवर्क या मॉडल का डेवलपमेंट होना चाहिए जो कि इंडस्ट्री को और लिटरेचर को सपोर्ट करे। आपकी रिसर्च का एक एक्सपेक्टेड आउटकम यह हो सकता है कि उसके थ्रू नई पॉलिसी या मैनेजरियल रिकमेंडेशंस बने। यह सेक्शन शो करता है कि आपकी रिसर्च वैल्यूएबल क्यों है। रिसर्च टाइमलाइन, ये पीएचडी रिसर्च यूजुअली 3 से 4 साल का टाइम लेती है, जिसमें पहले साल में आप लिटरेचर रिव्यू करते हैं, सेकंड ईयर में डेटा कलेक्शन करते हैं, थर्ड ईयर में डेटा को एनालिसिस करते हैं और फोर्थ ईयर में थीसिस राइटिंग और उनका पब्लिकेशन करते हैं। इम्पॉर्टेंट है कि आपके रिसर्च की टाइमलाइन रियलिस्टिक होनी चाहिए। कॉमन मिस्टेक्स, ये बहुत से स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं। वे काफ़ी ब्रॉड टॉपिक को अपने रिसर्च के लिए चूज करते हैं, क्लियरली रिसर्च गैप को आइडेंटिफाई नहीं करते हैं, अनरियलिस्टिक मेथोडोलॉजी को अडॉप्ट करते हैं, इम्प्रॉपर रेफरेंसेस उठा लेते हैं और प्रीवियस रिसर्च का कॉपी पेस्ट करते हैं। आपको इंश्योर करना होता है कि यह सारी मिस्टेक आपको नहीं करनी चाहिए। देखिए, अगर आप अपनी रिसर्च को रियली पावरफुल बनाना चाहते हैं तो आपको कुछ प्रोफेशनल टिप्स मैं यहाँ पे दे रहा हूँ। जैसे, अपने रिसर्च टॉपिक को सुपरवाइजर की एक्सपर्टीज के साथ अलाइन करें, स्कोपस या यूजीसी केयर लिस्टेड जर्नल्स को स्टडी करें, प्रपोजल लिखते समय एकेडमिक और फॉर्मल लैंग्वेज का यूज करें और फाइनली प्रपोजल को सबमिट करने से पहले मल्टीपल टाइम रिवाइज करें। कि अगर आप यह सारे टिप्स को यूज करते हैं तो आपका जो प्रपोजल होगा वो एक प्रोफेशनल लेवल का प्रपोजल बनेगा। फ्रेंड्स, अगर आप पीएचडी, डीबीए या रिसर्च करियर बनाना चाहते हैं तो स्ट्रॉन्ग रिसर्च प्रपोजल बनाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप चाहते हैं कि मैं रिसर्च प्रपोजल टेम्पलेट और सैम्पल प्रपोजल पे भी वीडियो बनाऊं तो कमेंट करके जरूर बताइए। और ऐसी ही रिसर्च, पीएचडी और एकेडमिक गाइडेंस के लिए वीडियोस के लिए लाइक करें, वीडियोस को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।